तो हम पढ़ रहे हैं वीर सावरकर जी की जीवनी और मेरा आजीवन कारावास, ये उनकी पुस्तक है। हम 7 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 8वां प्रकरण है, कोठरी में पहला सप्ताह। तो जो हवलदार है उनको उनकी कोठी जो है 7 नंबर कोठी, वहाँ पर ले जा रहा है। तो बीच में क्या हौज पड़ता है, उसमें पानी भरा रहता है, एक टंकी मान लेते हैं। तो वो बोलता है हवलदार कि इसमें आप नहा लो। तो जैसे ही वो सुनते हैं नहाने को मिल रहा है, तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो 4-5 दिन का उनका जो सफ़र था जहाज़ का, उसमें उन्होंने नहाया नहीं था। तो अब उसमें इधर नहाएंगे तो शरीर को ठंडक मिलेगी। तो इसके लिए उनको कपड़े थे नहीं दूसरे, तो एक लंगोटी दी गई। तो शुरू में वो, तो उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, फिर वो खुद को ही बोल रहे हैं कि अरे पगले, रामदास भी तो लंगोटी ही पहना करते थे, और जो तू चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है, सब जानते हैं उसके पीछे क्या है। तो ऐसा वो खुद को बोलते हैं मन में। और फिर वो बिना झिझक के, निर्वस्त्र होके, और वो जल्दी से लंगोटी वगैरह जो है वो पहन लेते हैं। लेकिन जो अ, हवलदार रहता है, वो जब ये देखता है कि यार ये तो ऐसे ही, शुरू में क्या है, लोग आनाकानी करते हैं, ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो इनने तो तुरंत ही पहन ली लंगोटी, निर्वस्त्र होकर पहन ली। तो उसे लगा कि यार ये तो बड़ा बेशरम आदमी है जो साला ऐसे करके वो, तो वो अब क्या है कि उनको थाली दी गई जिसमें वो भोजन करेंगे, तो एक कटोरा बोल रहे हैं। तो अब वो जैसे ही उसमें हौज में डाल के स्नान करने के लिए गए, तो इतने में दूसरा हवलदार पीछे चिल्लाता है, रुको रुको रुको। क्या है, कह रहा है कि जब मैं बोलूं तब उसमें से लेना और अपने ऊपर डालना, और समेत सिर्फ 3 कटोरे, मतलब थाली जो भी बर्तन है उनके पास, उतने पानी में ही स्नान करना है, क्योंकि ये अंडमान है, इधर पानी कम ही है। तो ठीक है भाई, स्नान करने मिल रहा है, तो पहला वो लिया और डाला अपने ऊपर। तो जैसे ही डाला तो पूरे शरीर में जलन होने लगी, क्योंकि क्योंकि थोड़े बहुत घाव वाव ये सब वो सब तो थे ही, और ऊपर से वो पानी डाला, और वो पानी नॉर्मल पानी था नहीं, वो था समुद्री पानी। तो जैसे ही डाला और उनको ये सब लगा, तो फिर उन्हें लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं नहाते ही नहीं। कि पूरा शरीर अब चिपचिपा हो गया है, और ये पूरी, जो आप समुद्र में नहाओगे तो वो आ जाता है, उसका नमक है, रेत है, या नमकीन वाला पानी, तो वो नमक ही उसमें आपकी स्किन पे चिपका हुआ रहता है। देखेंगे तो नॉर्मल पानी से नहाना पड़ता है, तो वैसा हो गया। लेकिन फिर वो ही सोचते हैं कि यार अब तो पूरा जीवन इसी पानी में नहाना है, तो फिर वो नहा ही लेते हैं उससे। और फिर वो अपनी कोठरी की तरफ जाने लगते हैं। तो इतने में क्या होता है कि जब वो जा रहे हैं, कोठी देख रहे हैं कि 3 मंजिला इमारत है, ऊपर कोठी बनी हुई है, और सब कुछ मतलब अद्भुत दृश्य है, ऊपर से देखेंगे कहीं भी रहेंगे। और ये तो ऐसा लगता है कि किसी ज़मींदार के पास भी ऐसी कोठी नहीं होगी, अगर वो देखेगा, और रहना ही तो है तो इधर रह लेंगे। अब क्या होता है कि शुरू में जब कैदी जाता है, तो अमूमन 6 महीने उसे, जो उसकी कोठी है उसके अंदर ही रखा जाता है, ठीक है, उसे बाहर नहीं निकालने। तो वो कह रहे कि भाई उसके बाद तो मुझे बाहर घूमने, इधर उधर आसपास जाने, मतलब अंदर ही अंदर मौका मिलेगा तो अपनी साहित्य रचना, काव्य रचना करते रहेंगे और जीवन काट लेंगे। और फिर एक विचार आता है कि यार 6 महीने तो नॉर्मल कैदी बनना, मैं, मेरा नाम खराब है तो साल भर रखेंगे। और वैसे भी उन्होंने सुना था कि अधिकतम एक व्यक्ति को 3 साल रखा था, और मैं मान लूँ तो 5 साल रखेंगे कोठी के अंदर, 5 साल बाद तो मुझे नॉर्मल कैदियों की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर मैं वो करूँगा। तो ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं उस समय। कोठी के जब नज़दीक पहुँच रहे, सामने खड़े होते हैं, तो वहाँ पर वो जैसे ही खड़े हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो पूरी रैक है, बैरक है, उधर सब कैदियों को उधर से निकाल दिया गया है। करीब 150 लोगों की उधर जगह थी, इनके लिए सबको खाली कर दिया गया है कि भाई इसके आसपास तो कोई नहीं रहेगा, और उनको उधर डाला। और उनकी देख रेख के लिए 3 वार्डरों को रखा गया, कि 3 लोग उन पे ध्यान देंगे, और तीनों मुसलमान थे, बलूची और पठानी। उनको रखा गया क्योंकि सरकार को ये शक था कि अगर हिंदू बॉर्डर होंगे तो हो सकता है सहानुभूति इनके प्रति हो, और ये होंगे तो ये उन पर, एक तो उनके धार्मिक कट्टरपंथी अगर विचारों के हैं वो, तो उनको तो ये सिखाया जाता है बचपन से कि जितना अधिक आप हिंदू को प्रताड़ित करेंगे, उतना आपको
उतने अच्छे आप सुख देगा, मतलब उनका प्रभु ईश्वर जो भी है। तो ऐसा अम, ऐसे विचार से अंग्रेज़ों के कि भाई उनको मुस्लिम बॉर्डर दिए गए। और ये था उधर कि ये सबसे बड़े चुगलखोर हैं। किसके? अंग्रेजी सिपाहियों को। कुछ भी घटना होगी तो उनको जाके बताएंगे। गुप्त बातें, गुप्त चीज़ें, राजनीतिक बंदियों के अगर कुछ हो रहा है तो उन पे कड़ी नज़र रखेंगे, उनको सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और बढ़ा चढ़ा कर भी बातें बताएंगे। हुआ कुछ नहीं है लेकिन इनको खुन्नस निकालनी है, जो भी करना है, या इनको लगता है कि ज़्यादा चुगली करेंगे तो ज़्यादा शायद तरक्की के चांसेस हों, तो उस हिसाब से ये लोग बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के उनको ऊपर तक बात पहुंचाते थे जिसमें इनको दंड दिया जाए। ऊपर से इनके साथ क्या था, जो बारी बाबा थे वो भी इनके प्रति सहानुभूति रखते थे कि भाई ये लोग अगर नियम पालन ना भी करें, नियम के विरोध विरुद्ध जाके भी अगर किसी को दंड दें अपनी मर्जी से, तो भी वो उस पर भी कुछ नहीं बोलते थे। तो ऐसा उधर का माहौल था। और ऊपर से जब के इन बॉर्डरों को अगर किसी राजनीतिक बंदी जो आता है उसका उसकी अगर उनको जिम्मेदारी मिल जाती है ना उसकी देख रेख की, तो वो अपने आप में भी थोड़े फूले नहीं समाते। उन्हें गर्व महसूस होता है कि यार मुझे ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, मतलब मैं एक ऊंचे लेवल पर हूँ, इस प्रकार से। और उनका वही है फिर कि उनको तो ये है कि जितना ज़्यादा मैं अत्याचार कर सकता हूँ वो करूँगा, जिससे कि मेरा वो रहे कि भाई ये बड़ा स्ट्रिक्ट है और ये है वो है। तो इस प्रकार से उनके लिए 3 बॉर्डर जो मुस्लिम समुदाय के थे उनको उनकी देख रेख में उनको रखा गया। दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग 8 बजे भी पठान बॉर्डर जल्दी जल्दी मेरी कोठरी के सामने आकर बोले, साहब आता है, खड़े रहो। मैं द्वार के निकट आ गया। द्वार अर्थात कोठरी की सलाखों का नित्य बंद रहने वाला द्वार। बारी साहब अपने साथ और कुछ गोरे लोग लेकर आए थे। उस कारागृह में मेरे आगमन होने से बारी साहब को एक नया महत्व प्राप्त हो गया था। तटस्थ यूरोपियन स्त्री पुरुषों की मुझे देखने तथा यथासंभव मेरे साथ थोड़ा संभाषण करने की इच्छा होती थी, अतः उन्हें बारी साहब की आरती उतारने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं रहता। काफ़ी अनुनय विनय करने के पश्चात अत्यंत सावधानी के साथ गुपचुप बारी साहब उन्हें बंदी गृह में ले आते और मुझसे भेंट करवाकर अथवा दूर से मुझे दिखाकर इस तरह गंभीर मुद्रा बनाते कि तुम लोगों पर पहाड़ जैसा विशाल उपकार किया। अब मैं इस विवेचना में गर्क हूँ कि इसके आगे इसे कैसे पार करूँ। दैट विल डू, दैट विल डू कहते हुए वे अतिथियों को लेकर लेकर झट से वापस चले जाते। मुझे ऐसे कई गोरे सार्जेंट और महिलाओं के उदाहरण ज्ञात हैं जो यह स्वर्ण अवसर पाने के लिए 15-15 दिन बारी साहब की कोठी पर उनकी अनुनय विनय करते रहते थे। सरकार बॉर्डर के चिल्लाते ही मैं वहाँ के नियम अनुसार सीधा खड़ा रहा। कोठरी की सलाखों के छोटे द्वार से बारी साहब के देखने के पहले ही उनकी निकली हुई तौन दिखाई देने लगती, क्योंकि उन्हें वह तौन जो उनके संपूर्ण शरीर को पछाड़ती हुई और संपूर्ण विश्व को तुच्छतापूर्वक चुनौती देती हुई दिखती थी। उस गुब्बारे की तरह गोल मटोल जो स्कूल में पृथ्वी का आकार देने के लिए रखा जाता है, 2 कदम उनके आगे भागती और उनकी इस तौंद पर मध्य तक चढ़ाए हुए पजामे पर वह चमड़े का पट्टा भूमध्य रेखा की तरह शोभा देता। तो ये चर्चा वो कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो शीर्षक है वो है सन 1857 के विद्रोह की चर्चा। बारी साहब ने प्रारंभ किया, लोगों ने आपको बताया ही होगा कि मैं आपका बंदीपाल मतलब जेलर हूँ। मैंने केवल सश्मित देखा, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका एक मित्र हूँ। साथ में आए हुए अतिथि मौन थे, क्योंकि बारी साहब प्रत्यक्ष बोलने का अधिकार अपने विशेष चमचे को ही देता, अन्य लोगों को नहीं। मुझे आप जैसे शिक्षित
पढ़े लिखे मनुष्य से संभाषण करना बड़ा अच्छा लगता है, अतः मैं इस तरह कभी कभी यूं ही खुलकर वार्तालाप करने आ जाता हूँ। सन 1857 की उस दुष्टतापूर्ण विद्रोह का इतिहास लिखा है ना, तो इधर पे बारी साहब बात कर रहे हैं क्योंकि 1857 की प्रथम क्रांति, ये सावरकर जी ने ये पुस्तक छपवाई थी और गुप्त रूप से इसका प्रकाशन करके लोगों में, क्रांतिकारियों में वो पुस्तक बांटते थे। तो उसकी ये चर्चा कर रहे हैं बारी साहब। वे जब बोल रहे, और वो बैन कर दी थी, इसलिए गुप्त रूप से छपाई कि बैन, सार्वजनिक रूप से तो सरकार ने आदेश दिया नहीं था, तो वो बैन थी वो किताब, तो ये गुप्त रूप से प्रकाशित करके उन्हें लोगों में बांटते थे। वे जब बोल रहे थे, मैं केवल सस्मित मुद्रा में देख रहा था। मैंने भांप लिया कि महाशय टटोलने पधारे हुए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सामान्य प्रवृत्ति को देखना ही उनका उद्देश्य है। मैं भी सोच रहा था, चलो उनकी बात सुनने के समय का भार तो तनिक हल्का होगा, जो इस काल कोठरी से भारी हो गया है। मैंने कहा, यह सच है कि उस विषय पर मैंने ढेर सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। उन्होंने कहा, तो फिर ऐसे दुष्ट लोगों से आपको घिन नहीं आती? क्या थी उनकी पैशाचिक क्रूरता! मेरे पिता स्वयं उस विद्रोह में फंस गए थे। वे हमें बताया करते, उस अधम नाना साहब ने कानपुर में स्वयं सभ्य अंग्रेज महिलाओं पर भाड़े अत्याचार करके उनके मुँह में ऐसे नर साक्षर ऐसे नर राक्षस थे वे। मैंने पूछा, थे वे मैंने पूछा, क्या आपके पिताजी ने आप अपनी आंखों से देखा? उन्होंने झट से कहा, एक कर्नल ने बताया, जिसने लखनऊ में यह कृत्य प्रत्यक्ष देखा था। मैंने कहा, तो फिर यह अवश्य मिथ्या होना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज महिलाओं तथा पुरुषों को बंदीगृह में डाला गया, तब नाना कानपुर में थे, ना कि लखनऊ में। मेरी बात अनसुनी करते हुए बारी साहब ने कहा, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मैंने कहा, होंगे, जैसी यह मनगढ़ंत सुनी सुनाई दंत कथा है, वैसे ही वे भी होंगे। अब अतिथियों में से एक, जो सज्जन दिख रहे थे, कहा, परंतु कुल मिलाकर नाना साहब, तात्या टोपे आदि स्वार्थी विद्रोहियों से आपको घृणा नहीं होती क्या? मैंने उनसे कहा, यदि आप इस विषय पर कारागृह में चर्चा करना उचित समझते हैं तो मैं करता हूँ, परंतु यहाँ मैं एक दंडित हूँ और ये बंदीपाल। यदि चर्चा ही करनी है तो उस समय तक बराबरी का संबंध आपको स्वीकार करना होगा, अन्यथा आपको यह स्वीकार करना होगा कि बंदीवान समझकर मेरे मुँह पर ताला ठोककर मेरे राष्ट्र के इतिहास से संबंधित एक पक्षीय तथा अपमानजनक उल्लेख करना निंदनीय तथा कायरतापूर्ण कृत्य है। बारी साहब ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं यहाँ एक हितैषी के नाते खड़ा हूँ। आप जो चाहें चर्चा कीजिए। तो फिर मैंने उत्तर दिया, मैं खुलकर अपनी राय प्रस्तुत करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे विचार आपको तीखे, उग्र प्रतीत होंगे, और हो सकता है इस चर्चा का उद्देश्य भी यही आजमाना हो कि वे वैसे हैं या नहीं, परंतु मुझे उसे छिपाने की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। ये ऐतिहासिक प्रश्न हैं, और यदि इनके कारण मुझे कष्ट, अत्याचार सहने पड़ें, तो भी उनके भय से मैं अपने राष्ट्र के इतिहास का और प्रमुख भूमिकाओं का अपमान चुपचाप सुनना भीरुता का पुरुषता समझता हूँ। आपने नाना साहब संबंधी जो दंत कथा सुनाई, उसकी सत्यासत्यता का निर्णय करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया था। उसने यह निर्णय दिया है कि अंग्रेज महिलाओं पर किए गए नैतिक अत्याचारों के वर्णन मिथ्या तथा अतिरंजित थे। वह अंग्रेजी छावनी के गोरे सोल्जरों के कुत्सित मस्तिष्क की उपज हैं। और कौन नहीं होता स्वार्थी? आपने नाना साहब और तात्या टोपे को स्वार्थी कहा। हाँ, उस अतिथि ने कहा, क्योंकि नाना साहब राजा बनना चाहते थे और तात्या को महानता चाहिए थी। मैंने कहा, आपकी यह बात ठीक है,
और यह भी बिल्कुल सत्य है कि विक्टर इम्यानुएल को इटली का राजा बनना था, वॉशिंगटन राष्ट्रपति बनना चाहते थे और गैरीवाल्डी को भी महानता की आवश्यकता थी। वास्तव में वे अपनी जातीय स्वतंत्रता के लिए लड़े और ये अपनी। तो फिर आपने भी विद्रोह का झंडा तो नहीं लहराया? बारी ने पूछा। मैंने उत्तर दिया, यह प्रश्न सर्वदा स्वतंत्र है। यह कहना कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया इसलिए आज भी वह छिड़ना आवश्यक है, अथवा सन 1857 में वह नहीं छिड़ता तो आज भी वह नहीं छिड़ना चाहिए, मेरे विचार से दोनों ही मूर्खता के लक्षण हैं। मैंने देखा उन अतिथियों ने सन 1857 के राष्ट्रीय इतिहास पर लिखित एक दो पुस्तकें पढ़ी हैं। उन्होंने बीच में ही कहा, तो फिर आप यह प्रतिपादित तो नहीं करना चाहते कि यह सर्वदा गलत और गप है कि विद्रोहियों ने अंग्रेज महिलाओं का कत्ल किया? मैंने कहा, ऐसा कौन कहता है? यह बात सत्य है और करुणाजनक भी, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसका कारण क्या है। उन महिलाओं के साथ प्रथमतः वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा युद्धबंदियों के साथ किया जाता है। यह उसमें से विशेष महिलाओं तथा अन्य लोगों के लिए साक्ष्य से स्पष्ट है। उस कमीशन के सामने जो साक्ष्य रखे गए उन्हें मैंने प्रकाशित किया, परंतु जब अंग्रेज सेना कानपुर पर अधिकार करने आगे बढ़ी तो इलाहाबाद के आसपास के गांव में आग लगाकर लोगों को जीवित जलाने लगी और उस अग्निकांड में राष्ट्रीय विद्रोह में जान हथेली पर लेकर लड़ने वाले सैकड़ों देशभक्तों की बीवी बच्चों की खुलेआम होली जला दी गई। तब इन वार्ताओं से कानपुर के क्रांतिकारियों की सेना में भयंकर क्षोभ उत्पन्न हो गया। इतने में जो अंग्रेज महिलाएं युद्धबंदियों के रूप में कारागृह में थीं, उनमें आक्रमणकारी अंग्रेज सेना को भेजे हुए गुप्त पत्र और उनके क्रांतिकारी सेना को भेजे समाचार पहुंचाने वाले संदेशवाहक पकड़े जाने से चिढ़कर उन महिलाओं की हत्या की गई। इस नृशंस क्रम को उतना ही दोष देना चाहिए जितना सेना के अत्याचारों को। क्या उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए? जिस जिनकी वह आंशिक तथा अल्प मात्रा में प्रतिक्रिया थी। क्या आप यह समझते हैं कि आयरलैंड के ड्रोचेडा में कत्ल से क्रामवेल को नरपशु ठहराते हुए इंग्लैंड को लज्जित होना चाहिए था? भयंकर और राष्ट्रीय क्रांति के प्रसंग में इस तरह के भयंकर कृत्य घटते हैं। कितनी ही उद्वेगजनक बात क्यों न हो, तथापि उससे उस क्रांति के मूलभूत उद्देश्य का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। नाना की आज्ञा के बिना अपनी सेना के क्रांतिकारी सैनिकों के आदर्श का शिकार बनी प्रत्येक अंग्रेजी महिला के वध के पूर्व ही केवल विद्रोहियों के नाक की सुतली पुरोने के लिए भारतीय लोगों की 10-10 स्त्रियां अंग्रेजी सेना के अग्निकांड का शिकार बन गईं। उस अंग्रेज सेनानी के इंग्लैंड में पुतले खड़े किए गए। नील अपनी दैनिकी में कहती है, अंग्रेज राष्ट्र के कल्याणार्थ इस निर्दयता का अवलंबन करना मेरा कर्तव्य है। सन 1857 के क्रांतिकारियों को भी क्या वही समर्थन उपयुक्त नहीं होगा? यदि दोषी हैं तो हम दोनों, कम अधिक मात्रा में दोषी नहीं हैं, नहीं तो कोई भी नहीं। अतिथि महोदय ने कहा, मेरा विश्वास है कि वह विद्रोह राजनीतिक स्वाधीनता के लिए ही था और जो अनेक अश्लील अफवाहें व सिपाहियों के संबंध में फैली हुई हैं वे भी बहुतांश में निराधार हैं, बेसैर पैर की हैं। परंतु आज उससे क्या पाठ लिया जाए, यह मेरी समस्या नहीं, केवल ऐतिहासिक घटना थी, इसलिए मैंने इतनी चर्चा की। प्रस्तुत संबंध में मैंने पहले जो कुछ कहा उसके अतिरिक्त आज इस पर मुझे कुछ भी कहना संभव नहीं है। ठीक है, आज ना सही, फिर कभी चर्चा करेंगे। इस तरह सहजतापूर्वक बोलने के साथ मेरे स्वास्थ्य के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ करके बारी साहब चले गए। इसके बाद
अनुष्टुप छंद। अगले 2 दिन मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। मुझसे कहा गया, महीना 2 महीना मेरा व्यवहार देखकर मुझे पुस्तक दी जाएंगी। कागज का टुकड़ा मिलना तो सर्वदा असंभव था। बात करने के लिए चिड़िया तक नहीं थी। तब इस काल कोठरी में दिन काटने का उत्तम साधन मैंने निश्चित किया। उन कविताओं की रचना करना जो पीछे आरंभ की थी। बीच के कालखंड में समुद्र यात्रा की हड़बड़ाहट में वह काम ठप हो गया था, क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ बात करने तथा पढ़ने के लिए मिले जाने के कारण लोगों में विचारों का प्रसारण करने का दूसरा कार्य संभव हो सका। कविता रचना करने का निश्चय करते ही मन में सोचा, मराठी में अनुष्टुप छंद का प्रचार लुत्प्राह ही हो गया है। यह ठीक नहीं। इस मधुर, परिचित और काव्य विधा के लिए अनुकूल अनुष्टुप की, जिसमें रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य का गान किया जाता है, गीता सरी का दर्शन भी जिसमें अच्छी तरह व्यक्त हो सकता है, अपेक्षा करना हानिकारक, निर्दयता तथा मराठी भाषा के लिए लांछनास्पद है। मोरोपंत के अनुष्टुप हैं और कुछ समर्थ रामदास के, बाकी उसे अनुष्टुप छंद को कोई पूछता तक नहीं। अतः उसी में एक मंजुल ललित छोटी सी काव्य रचना क्यों न की जाए। तब स्मरण करने लगा, इस व्रत के नियम का है। कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा था। साथ में व्रत दर्पण भी नहीं था। अन्य अनुष्टुप यथासंभव स्मरण करते, उन्हें बोलकर और उनमें नियम ढूंढकर उनका मंथन करता रहा। सारा दिन इसी माथापच्ची में बीत गया। मात्राओं की गिनती करें तो किसी में 18, किसी में 20 तो किसी में 25। किसी का किसी से तालमेल नहीं। अच्छा गणव्रत कहा जाए तो गण भी कहाँ मेल खा रहे थे। यह गण देखा, भा गण देखा, गणों में तो उनकी गणना ही नहीं। इतने में झट से बचपन में रटा रटाया एक चरण स्मरण हुआ, जिसमें हाहाकार मचा दी। अनुष्टुप छंद का वह जिसका कोई नियम नहीं है। अनुष्टुप छंद के जल्या एक नेम नसे गणी, नियम ही नहीं। ऐसे शास्त्र वचन में प्रभावित होने के कारण मात्र श्रुति सुख ही निर्भर रहकर मैंने अनुष्टुप रचना का सपाटा लगाया। 4 दिनों के हमारे इस बलात्कार से क्षुब्ध होकर ही मानो सत्य दर्पणान अंतर्गत इस तीसरे चरण ने क्रोध से ताव खाकर स्वयं को प्रकट किया। जैसे प्राचीन काल में निषाद विद्वान दर्शन से प्रक्षुब्ध होकर आदि कवि के शोक ने श्लोक रूप धारण किया, उस प्रथम अनुष्टुप का उच्चारण किया। हमारे स्मरणगत के उच्चारण हुआ अक्षरे चरणी 8। तो फिर अनुष्टुप को एक गण नियम नहीं पद प्रथम देते हुए फिर नियम का पद ग्रहण कर व्रत दर्पणकारों ने कैसा चमका दिया। 8 अक्षरों के नियम का स्मरण होते ही सारी ग्रंथियां ठीक ठाक बैठ गईं। फिर अनुष्टुप सफल हो गया और इस व्रत से ही कारागार की उस 7 नंबर की एकांत कोठरी में कमला का अरण्य कमल खिलने लगा। तो कमला इनका जो काव्य रचना की थी उसका इन्होंने नाम दिया था। अब बात करते हैं कारागृह की प्रथम गुप्त चिट्ठी। आज मुझे इस कोठरी में बंद हुए 4-5 दिन बीत गए होंगे। अभी तक उस पूरे विभाग में मेरे अतिरिक्त एक भी बंदी नहीं छोड़ा गया था, ताकि मुझे कोई भी समाचार न मिल सके। स्नान के लिए भी सामने वाली कोठरी, जो इमारत का आने जाने का रास्ता है, की ओर ही पानी मिलता। मैं तृतीय तल की चाली में रहता था। भीत में एक ही नाप की सलाखें ठुकी हुई वह रास्ता और उसके पीछे कोठरियों की पंक्ति, इन चालों का ऐसा ही स्वरूप था। भोजन से निपटकर थोड़ा समय हो गया था। दोपहर के समय कोठरी में बैठ गया कि नीचे से एक छोटा सा पत्थर सलाखों से टकराया और नीचे गिर गया। पुनः नीचे से किसी ने ठीक तरह से फेंका।
उन सलाखों से निकलकर मेरी कोठरी के द्वार पर आ गिरा। मैं खड़ा ही था, सामने देखा तो एक वार्डर वह पत्थर उठाने के लिए संकेत करके चला गया। मैंने वह पत्थर उठाया तो उसमें बंधे कागज पर चिट्ठी मिली। मैं उसे खोलकर पढ़ने ही लगा था, इतने में नीचे शोरगुल सुनाई दिया। मैं चौंक उठा और दरवाजे के निकट आकर देखा तो नीचे आंगन में पेटी अफसर को वह वार्डर, जो मेरे पहरे पर रहता था, जोर जोर से आवाज़ देकर बुला रहा है। मैंने उसी समय ताड़ लिया कि इस पठान वार्डर ने जो पहरे पर था उस वार्डर की चिट्ठी फेंकते हुए देखा गया होगा और उसे पकड़ने के लिए अथवा मेरी कोठरी खोलकर तलाशी लेने के लिए यह पेटी अफसर को बुला रहा है। इतने में वह यमदूत मेरी कोठरी के सामने खड़ा हो गया, परंतु वह चिट्ठी फाड़ डालने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने साहस के साथ जिसने यह चिट्ठी मुझे पहुंचाई, वह इसलिए कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश होगा, परंतु उसे कहीं भी छुपाना असंभव प्रतीत हो रहा था। मिनटों में ताला खुलेगा। चिट्ठी मिल गई तो वह बॉर्डर जो इसे लाया था, वे लोग जिन्होंने यह भेजी थी और जिनके इस चिट्ठी के नाम हैं, सभी संकट में पड़ेंगे। अतः कोठरी के एक कोने में इस बॉर्डर को बचते हुए झट से शरीर के ही ऐसे स्थान पर चिट्ठी छिपाने के अतिरिक्त जहाँ छुपानी नहीं चाहिए, अन्य कोई चारा नहीं था। मैंने उसे इस तरह छुपाया कि उसमें जो कुछ गोपनीय बात होगी उसे नुकसान न पहुँचे। इतने में पेटी अफसर आ गए। उन्हें उद्दंडतापूर्वक पूछा, चिट्ठी कहाँ है? कंकड़ किसने उठाया? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पहरे पर वह पठान बॉर्डर। इस तरह के निश्चित विचार में मग्न था कि इतने सख्त बंदोबस्त में कौन आ सकता है भला। इतने में उस पत्थर की आवाज़ होने से वह उठकर देखने लगा तो उसे वह नीचे खड़ा वार्डर मुझे संकेत करता हुआ दिखाई दिया। संदेशवश उसने हाँक लगाई। उसमें भी वह वार्डर हिंदू था। अतः उसे पकड़कर हटाने पर अपने एक पठान को बॉर्डर बनाने का अवसर मिलता, इसलिए उसने हंगामा खड़ा किया, मेरी चाली के पास किसी भी हिंदू को फटकने नहीं देना। आखिर मेरी कोठरी का दरवाज़ा खोलकर उस पेटी अफसर ने मेरे शरीर की तलाशी ली, चड्डी बनियान की सिलाई भी खोलकर देखी, परंतु चिट्ठी नहीं मिली। उस हिंदू बॉर्डर की भी तलाशी ली गई, उसके पास भी कुछ नहीं मिला। अर्थात यह प्रकरण इतने पर ही समाप्त हो गया। अब उस चिट्ठी में सावधानी की सूचना। उन सब के चले जाने के बाद मैंने शरीर से चिट्ठी निकाल कर पढ़ ली। उसमें कारागृह की स्थिति का वर्णन है, जिसमें मुझे इस बात का ज्ञान हो सके कि किससे कैसे व्यवहार करूं। उस समय कारागृह में बंगाल के मणिक टोले के लोग, इलाहाबाद के स्वराज पत्र के 3-4 संपादक, बस इतने ही राजबंदी थे जिन्होंने मुझे यह चिट्ठी भिजवाई थी। वे मेरे पूर्व परिचित बंगाली मित्रों में से एक थे। उन्होंने इस तरह संदेश भेजा था कि राजबंदी होने के कारण ही सामान्यतः किसी पर विश्वास न करें। बंगाली लोगों में पकड़ धकड़ होने के उपरांत कुछ लोग सरकार की गुप्त वार्ताओं का भेद खोल रहे हैं। अतः उधर हम लोगों में दो पक्ष हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमुक अमुक व्यक्तियों का फिलहाल बस इतना ही काम निश्चित है कि अधिकारियों को प्रसन्न करके कोल्हू की भयंकर यंत्रणाओं से अपनी जान बचाएं। उसके लिए उन्होंने उन लोगों के नाम बता दिए जिन्हें पिछले आंदोलन में पकड़ा नहीं गया, परंतु इधर भी वह अधिकारी को सूचित करता है कि हम क्या बातचीत करते हैं, क्या कर रहे हैं। अतः अमुक व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए। बंगाल के षड्यंत्र के लोगों की फूट के संबंध में पढ़कर मुझे कोई विशेष आघात नहीं पहुंचा, क्योंकि जब मैं जेल से बाहर था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति के पकड़े जाते ही कुछ लोग के धीरज का बांध टूट गया
और कलकत्ता के कारागृह में से ही परस्पर विश्वासघात करने की जैसे होड़ लग गई थी। कुछ लोगों का यद्यपि इस तरह अधःपतन हो चुका था, परंतु अभी विश्वासघात नहीं थे, ना ही सभी का धैर्य भंग हुआ था। इतना ही नहीं, उनमें से उन लोगों का जिनका इस तरह के कष्ट न सह सकने के कारण अधपतन हो गया था, उनकी भी पिछली सेवा, देशभक्ति और स्वार्थ त्याग जैसे सद्गुणों का विस्मरण करना मुझे अन्याय प्रतीत होता था। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कथ्य के ये अथवा अन्य विचार भावना के रूप में मैं नहीं बता रहा। मैं यह कथन कह रहा हूँ कि क्रमशः उस प्रसंग अनुरूप मुझे क्या प्रतीत हुआ और मुझे क्या करना पड़ा। मैं तो केवल इतिहास का ही वर्णन कर रहा हूँ। मैंने इसकी चर्चा तो बिल्कुल नहीं की कि उसके संबंध में मुझे क्या प्रतीत हुआ, और जो हुआ सो अच्छा हुआ या बुरा। यह चर्चा करने का प्रस्तुत स्थल पर हेतु भी नहीं है। वह प्रश्न सर्वदा स्वतंत्र रखकर पाठक इन स्मृतियों को पढ़ लें। इस तरह सावधानी की सूचना पुनः एक बार देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।